हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर भारद्वाज क्लासेज। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम दो पार्ट में कवर करेंगे। एक जिसमें इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा, दूसरा जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आज हम इसके एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को कवर करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को स्टार्ट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसका जो टाइम पीरियड था वो था 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, मतलब 3300 BC से 1700 BC तक। और इसका जो परिपक्व काल था, मतलब जब ये सबसे ज़्यादा मतलब अपने चरम पे थी, चरम से मतलब जब ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड थी, तो वो था इसका 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो इसके अन्य नाम हैं हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, आग ऐतिहासिक सभ्यता। तो ये नाम किस आधार पर पड़े इसको हम जानते हैं। प्रारंभ में इसका नामकरण हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज व उनके सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के आधार पर इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। मतलब जब प्रारंभ में जब खोज की गई तो देखा गया कि इसके जो ज़्यादातर जो नगर जो प्राप्त हो रहे थे वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हो रहे थे। तो इस नदी घाटी जो सभ्यता थी इसे नाम दे दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता। बाद में इसके अन्य नगरों के सरस्वती नदी के किनारे पर प्राप्त होने पर इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। किंतु बाद में खुदाई के दौरान ऐसे भी नगर प्राप्त हुए जो इन दोनों नदियों के क्षेत्र से परे थे या दूर थे, जिसके आधार पर ये सोचा गया कि अब इसे नाम मतलब सिंधु सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता उचित नहीं रहेगा। तो इसे नाम दिया गया इसके प्रथम खोजे गए नगर के आधार पर हड़प्पा सभ्यता। तो इसका जो सबसे उचित नाम है वो है और सबसे ज़्यादा मान्य जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो इसका देखते हैं काल निर्धारण। अब इसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे निर्धारित किया है तो उसे देखते हैं। तो जॉन मार्शल के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो है 3250 से 2750 ईसा पूर्व। माधव स्वरूप वत्स, ये जो हमारे दयानंद साहनी थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता की खोज की, ये उनके असिस्टेंट थे, मतलब सहायक। तो इनके अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। मार्टिन व्हीलर के अनुसार 2500 से 1700 ईसा पूर्व। अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व। कार्बन डेटिंग के अनुसार 2300 से 1700। कार्बन डेटिंग को जो होती है वो आधारित होती है एक रिसर्च पे। कार्बन डेटिंग के आधार पर धर्मपाल अग्रवाल ने इसका समय 2300 से 1700 ईसा पूर्व बताया है, और ये ज़्यादा मान्य रहती है अन्य जो दिए उनके अनुसार, क्योंकि ये एक सर्च पे आधारित होती है। इसकी खोज कैसे हुई, मतलब इसके बारे में कैसे पता पड़ा, सबसे पहले ये हम जानते हैं। तो सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी में पंजाब में कुछ लोग जो कि ईंट के लिए मिट्टी की खुदाई कर रहे थे, उन्हें ये इसके बारे में पता पड़ा। कैसे? जब वो खुदाई कर रहे थे ईंट बनाने के लिए मिट्टी की, तो उन्हें पक्की हुई ईंटें मिली, जिसे उन्होंने देवी का चमत्कार मान के उन्हें अपने यूज में ले लिया। लेकिन आगे कोई कार्रवाई या कुछ होना नहीं था, क्योंकि गरीब लोग थे, मजदूर वगैरह, तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन सबसे पहले उन लोगों को इसकी जानकारी हुई। फिर 1826 में चार्ल्स मेसन ने इस सभ्यता के बारे में बताया था, जिस पे किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन बिछाने के दौरान प्राचीन नगर हड़प्पा के साक्ष्य मिले। बटन बंधुओं ने, जो कि इस समय यहाँ पे जिनके देखरेख में एक कार्य हो रहा था रेलवे लाइन का, उन्होंने सरकार को सूचना दी, जिसके आधार पर 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थान का सर्वेक्षण किया। अलेक्जेंडर कनिंघम मेजर जनरल थे ब्रिटिश भारत के। सर्वेक्षण किया व 1861 में इनके निर्देशन में भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। 1902 में लॉर्ड कर्जन, जो कि वायसराय थे, बंगाल विभाजन भी इन्हीं के काल में हुआ था, तो जॉन मार्शल को इन्होंने पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक नियुक्त कर दिया। इन्हीं के निर्देशन में 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन आरंभ किया। इसी आधार पर इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्हीं के देखरेख में या इन्हीं के द्वारा वो उत्खनन कार्य स्टार्ट किया गया। उत्खनन से मतलब उसे खोदना खोजना सब इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के मुख्य स्थल या नगरों के बारे में। वैसे तो जितने भी खोजे गए हैं इसके नगर या स्थल वह सभी प्रमुख हैं, लेकिन जो प्रमुख हैं जिनसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन्हें हम प्रमुख मानेंगे, क्योंकि
जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम की दृष्टि से, हम उन्हें प्रमुख मानेंगे। तो वो 10 मैंने रखे हैं। तो पहला है हड़प्पा। तो हड़प्पा, इसे प्रशासनिक नगर भी कहते हैं। यह वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब के मांटगुमरी जिले में स्थित है, रावी नदी के किनारे। इसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा। वह इसका उत्खनन मतलब इसके जो खुदाई जो आरंभ हुई वो 1923 से 24 में हुई। अगला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को जो खोजा था वो राखलदास बनर्जी ने 1922 में खोजा था। हड़प्पा को खोजा था दयाराम साहनी ने, और इसे 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा था। और यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। चांदी का साक्ष्य कलश मिला है चांदी का। वह मलेरिया का साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुआ है, जिसे कि कई विद्वानों ने माना है कि ये इस सभ्यता के अंत का मतलब कारण माना है इसे। तो ये भी यहीं से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। 20 खंभों वाला सभा भवन, तांबे का हेयर पिन, कांसे की नर्तकी, व्रत स्नानागार, ईंट के 6 भट्टे, ये सभी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा भारत के राजस्थान राज्य के गंगानगर या हनुमानगढ़ जिले में सरस्वतिया, वर्तमान में जिसे घग्गर कहते हैं, नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। यहाँ जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं थी। सार्वजनिक नालियों के स्थान पर यहाँ पे लकड़ी की नालियों का प्रयोग होता रहा था। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो पक्की सड़कों के, अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों और युग्म समाधान, जिस मतलब जलाने की तरीके, आक्रामक मुद्रा में वृषभ की मूर्ति, ऊंट की हड्डियां, अंडाकार कब्र, 6 छेदों वाली बालक की खोपड़ी, जो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। मतलब जिससे ये पता पड़ता है कि उस समय भी ऑपरेशन जैसे होते रहे होंगे। एकमात्र नगर जहां दोनों खंडों की किलेबंदी थी। जो अन्य जो स्थल थे या नगर थे उनमें केवल एक जो पश्चिमी खंड था जिसमें कि केवल जो शासक वर्ग निवास करता था उसकी किलेबंदी होती थी। लेकिन यहाँ से दोनों की, जहाँ पे सामान्य वर्ग के जो लोग रहते थे वह, और जहाँ शासन वर्ग रहता था वह, दोनों की किलेबंदी पाई गई है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों खंडों की जो है किलेबंदी मिली है यहाँ से। धौलावीरा। धौलावीरा यह गुजरात के कच्छ में मनहर व मानसेहरा नदियों के मध्य स्थित था। इसे जेपी जोशी ने खोजा था और आर.एस. बिष्ट के नेतृत्व में 1967 और 1968 में इसका उत्खनन हुआ था। यह वर्तमान भारत में स्थित है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या नगर है। यहाँ से विशाल तालाब, उचित जल प्रबंधन, खेल का मैदान, कुआं, राज्यसभा के अवशेष, नेवले की पत्थर की मूर्ति, ये सब प्राप्त हुआ है। बनावली यह हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर व उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। इसे समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है। इसकी खोज 1973 में आर.एस. बिष्ट ने की। यह स्थल तीनों स्तरों प्राक, विकसित, उत्तर का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये जो तीनों स्थितियां हैं, मतलब जब प्रारंभिक और विकसित और जो अंत में मतलब जिस समय समाप्ति की ओर थी ये सभ्यता, तीनों को दर्शाने वाली ये जो स्थल है मतलब बनावली, यह तीनों को दर्शाता है। यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो अग्नि वेदिका, मिट्टी का हल और धावन पात्र मिला है। लोथल भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में साबरमती व भोगवा नदी के संगम पर स्थित था। इसे एस.आर. राव ने 1954 में खोजा था। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता है। मतलब ये जो था मतलब समुद्र किनारे भी स्थित है तो गुजरात में, तो ये व्यापार होता था यहाँ से होता रहा था और इसे बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह ये हैं। मिस्र व मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के संबंध यहाँ से पता पड़ते हैं। पंचतत्व की चालाक लोमड़ी की आकृति भी यहीं से मिली है, जो मतलब उसके समान है। जैसे पंचतत्व में लोमड़ी की जो आकृति है वो यहाँ से प्राप्त हुई है।
चक्की के 2 पार्ट यहाँ से मिले हैं, हाथी दांत की पटरी, रंगाई कुंड, मम्मी मतलब जो मृतक होते हैं उनके ऊपर जो पट्टी लपेट देते हैं, आपने देखा होगा डेड बॉडी, वो यहाँ से मिली है। तीन युग्म समाधान, वृत्ताकार व चतुर्भुजाकार अग्निवेदियाँ, गोरिल्ला की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है। चंदूदह ये औद्योगिक नगर कहा जाता है। यह सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित था। इसे एनजी मजूमदार ने खोजा। 1935 में मैके के नेतृत्व में उत्खनन हुआ था इसका। यहाँ से पक्की नालियाँ, सीप, मनके, मुद्रा बनाने के स्थानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सूरकोटदा, इस स्थल को 1964 में जगपति जोशी ने खोजा। यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई हैं और कुछ स्पेशल यहाँ से मतलब कुछ भी विशेष ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, लेकिन यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं, जो कि कई बुकों में लिखा हुआ है कि घोड़े से यहाँ के लोग अपरिचित थे, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि यहाँ से घोड़े की अस्थियाँ प्राप्त हुई थी। रंगपुर, यह गुजरात के अहमदाबाद में मादर नदी के किनारे स्थित था। इसे 1931 में माधव स्वरूप वत्स ने खोजा था और यहाँ से धान की भूसी मिली थी, मधभांड मिले थे मतलब मिट्टी के बर्तन, पत्थर की फलक, नालियाँ, कच्ची ईंटों के दुर्ग, यही सब प्राप्त हुआ। आलमगीरपुर, यह उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। और जो नदी है जिसके किनारे स्थित है वो है हिंडन नदी। ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल भी था। इसे 1958 में भारत सेवक समाज द्वारा खोजा गया था। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसका खुदाई हुई थी या उत्खनन हुआ था। यहाँ से साक्ष्य के रूप में सूती कपड़ा और कपास मिला है, जो कि माना जाता है कि कपास के उत्पादन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अग्रणी थे, मतलब सबसे आगे थे, सबसे पहले इन्होंने ही कपास की खेती की थी। अब नगरों की वर्तमान स्थिति, जो मुख्य नगर हैं उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानते हैं कि वो कहाँ स्थित हैं। तो पाकिस्तान में जो नगर हैं वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सूतकांगेडोर, कोटदीजी, चंदूदरो, आमरी, बहावलपुर, गनेरीवाल, जलीलपुर। अफगानिस्तान में मुंदीगाक, सोतु, गोई। वैसे जो अभी तक उत्खनन में मतलब अभी तक जिनके बारे में ज्ञात हुआ है, जो इस सभ्यता के नगर हैं, लगभग 1500 नगरों के बारे में, स्थलों के बारे में पता पड़ा है। लेकिन जो प्रमुख हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम केवल उन्हीं को देख रहे हैं, तो सभी को हम नहीं ले रहे। तो पाकिस्तान में जो महत्वपूर्ण हैं वो ये बता दिए मैंने। अफ़गानिस्तान में भी जो है मुंदीगाक और सोतुगोई। और हम देखते हैं भारत में जो 1500 करीब मिले हैं, उनमें से 950 के करीब तो भारत में ही मिले हैं। तो लेकिन उसमें भी हम इम्पोर्टेंट जो हैं महत्वपूर्ण उन्हीं को देखेंगे। तो देखते हैं, गुजरात में सबसे ज़्यादा मिले हैं, जो इसके स्थल हैं जो सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं वो गुजरात से प्राप्त हुए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। तो गुजरात से जो प्राप्त हुए हैं हमारे लोथल, धौलावीरा, रंगपुर, सूरकोटदा, भगतराव, देशुल, मालवद, कुतांशी, खंबात की खाड़ी, रोजदी, प्रभास पाटन। हरियाणा से राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, कुणाल, वेदाना। उत्तर प्रदेश में है आलमगीर, हुलास, बड़ा गाँव, अम्बखेड़ी। पंजाब में इस सभ्यता के जो नगर हैं रोपड़, शंगोल, बाड़ा। राजस्थान में कालीबंगा और पीलीबंगा। जम्मू कश्मीर में मांडा और महाराष्ट्र में तैमाबाद। नगर नियोजन में हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी, कैसे मतलब क्या व्यवस्थाएं थीं जो विशेष थीं, जो इसे विशेष बनाती हैं, मतलब सबसे उस समय की शहरी या नगरीय सभ्यता जो है इसे माना जाता है, तो वो किस आधार पे, तो उसे देखते हैं। तो नदियों के किनारे स्थित नगर थे ये। इस सभ्यता के जो ज़्यादातर नगर थे वो अधिकांश नदियों के किनारे ही स्थित थे। नगर का 2 खंडों में विभाजन, जैसा मैंने अभी पहले बताया था, नगर 2 खंडों में विभाजित होते थे। मुख्य नगर पूर्वी व पश्चिमी खंड में विभक्त थे। पश्चिमी खंड अच्छी ईंटों के विशाल व ऊंचे चबूतरों पर किले की 4 दीवारी में महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन बनाए जाते थे। मतलब यहाँ पे प्रशासनिक वर्ग निवास करता था, तो इसे विशेष रूप से बनाया जाता था और इसकी किलेबंदी की जाती थी और पक्की ईंटों के साथ बनाया जाता था, मतलब मजबूती के साथ।
संभवतः यह खंड प्रशासनिक वर्ग का निवास रहा होगा। अब जब इतना मजबूत बनाएंगे तो सीधी सी बात है कि ये किसी प्रशासनिक मतलब राजा टाइप लोगों के लिए रहा होगा, जो महत्वपूर्ण होंगे इस सभ्यता के लोग। पूर्वी खंड पश्चिमी खंड की अपेक्षा निचाई पर होता था। यहाँ से प्राप्त भवनों व अन्य स्थानों स्मारकों के साक्ष्यों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता है कि यहाँ निम्न वर्ग के मतलब जैसे मजदूर हैं या और भी छोटे मोटे काम करने वाले शिल्पकार वगैरह निवास करते रहे होंगे। इसकी चार दीवारी भी नहीं की जाती थी, केवल जो बताया था कालीबंगा, वहीं पे दोनों की चार दीवारी मिली है दोनों खंडों की। अगला है सड़क व गलियां समकोण पर काटती थी। यहाँ की जो प्रमुख विशेषता थी वह यही थी कि यहाँ पे सड़कें समकोण पर काटती थी, चाहे वो मुख्य सड़कें हों चाहे वो सहायक या मतलब गलियां जो होती हैं वो हों। और जो घरों के दरवाजे थे वो मुख्य सड़कों पे ना खुलकर उन गलियों में अंदर की ओर मतलब कह सकते हैं कि पीछे की ओर खुलते थे। मुख्य जो सड़कें थी उन पर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। अगला है नालियों की उचित व्यवस्था। घरों से बसा व घरों का प्रयुक्त जल निकासी हेतु नालियों की उचित व्यवस्था थी, जो हमेशा ढकी होती थी, मतलब जिसपे ऊपर बना होता था कवर टाइप में, जैसे कि किसी मान लो जैसे अभी हम कवर रखते हैं, जैसे अभी नालों को जैसे अभी देखते हैं हम शहरों में वर्तमान में, जैसे नाले जो होते हैं नालियाँ और नाले ढके रहते हैं जिससे कि गंदगी से कोई भी बीमारी वगैरह ना हो। तो ऐसे ही उस समय भी नालियाँ ढकी रहती थी। व्यवस्थित रूप से ये जो नालियाँ होती थी वो नालों से जुड़ी होती थी, और जो नाले थे जो दूषित जल था उसे नगर से बाहर किसी तालाब या किसी भी निश्चित स्थान पर या नदी में कहीं भी छोड़ देते थे। जैसे कि आसपास मतलब शहर में जो था, मतलब नगर था उस समय, शहर तो नहीं, तो नगर जो था उसमें उसे मतलब कोई भी गंदगी नहीं होती थी, ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती थी जिससे कि गंदगी हो, क्योंकि उचित प्रबंध था कि नालों से और नाले नगर के बाहर तक उस दूषित जल को पहुंचाएंगे। जल निकासी की व्यवस्था यही थी जो अभी मैंने बताई। स्वच्छता की उचित व्यवस्था। स्वच्छता हेतु नगर के घरों के बाहर गड्ढे या मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था रहती थी, जिससे घरों का कचरा डाला जाता था। मतलब घरों के बाहर या तो छोटे मोटे गड्ढे या फिर गड्ढे जो मिट्टी के बर्तन मतलब पात्र रखे रहते थे, जिनमें यहाँ के लोग जो अपना घर का कचरा था उसे डालते थे, और उसे उठाने के लिए लोग नियुक्त थे जो उसे समय पर उठाकर बाहर जो था निश्चित स्थान, जो नगर के जो बाहर निश्चित स्थान था उस पर छोड़ के आते थे या फेंक कर आते थे। और जो जैसे हम वर्तमान में अगर हम इसे देखना चाहें कि किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो हम इसे अपने यहाँ के नगर निगम की तरह देख सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ नगर निगम के लोग आते हैं, हम उसमें कचरा डालते हैं निश्चित स्थान पर और डस्टबिन में, और फिर उसके द्वारा कलेक्ट करके वो कचरा सिटी के बाहर फेंक दिया जाता है। अब देखते हैं यहाँ का धार्मिक जीवन। यहाँ के उत्खनन के दौरान बहुत संख्या में स्त्रियों की मूर्तियाँ प्राप्त हुई, जिनसे इस सभ्यता के मात्र सत्तात्मक होने का प्रतीत होता है। यहाँ से बहुत तादाद में मतलब इस सभ्यता की जहाँ भी खुदाई हुई, उत्खनन हुआ, वहाँ ये पाया गया कि यहाँ पे ज़्यादातर मूर्तियाँ मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ स्त्रियों की बनाई गई हैं, तो ये स्त्रियों की प्राप्त हुई हैं। यह क्या है कि ये प्रतीत करती हैं मतलब प्रदर्शित करती हैं, इससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक थी, मतलब माता को ज़्यादा माना जाता था, स्थान मतलब बड़ा था माता का। हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इसे विद्वानों ने पृथ्वी देवी की मूर्ति माना है, जिसे अनुमानतः इस सभ्यता के लोग उर्वरता की देवी के रूप में मानते रहे होंगे, मतलब इसकी पूजा करते होंगे कि ये उर्वरता की देवी हैं। धौलावीरा से प्राप्त कुएं में एक खिड़की पर दिए जलाने के साक्ष्य मिले हैं। इस कुएं में सरस्वती का पानी आता था, अतः यह माना गया है कि इस कुएं के माध्यम से ये लोग सरस्वती की पूजा करते रहे होंगे। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अन्य साक्ष्यों में 3 सर वाले योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है जो पशुपति शिव के समान प्रतीत होती है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार पूजा स्थल के समान माना गया है, जिसमें स्नान करके यहाँ की इस सभ्यता के लोग स्वयं को पवित्र या शुद्ध करते रहे होंगे। अब देखते हैं धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं।
धर्म के रूप में अध्यात्म व कर्मकांड दोनों की ही छवि दिखाई देती है। उत्खनन से प्राप्त धड़ विहीन सन्यासी की आकृति जहाँ एक और आध्यात्मिक चेतना को प्रदर्शित करती है, वहीं दूसरी ओर देवी के सम्मुख पशु बलि हेतु बकरे की आकृति कर्मकांड को प्रदर्शित करती है। मतलब यहाँ पे दोनों ही था, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे आध्यात्म को भी माना जाता था और ये प्रथाएं जो कि गलत थी, अब जो वर्तमान नज़रिए से जिन्हें माना सकता है गलत, उस समय भी गलत थी, लेकिन मान्यता थी कि इन्हें माना जाता था। तो वह जैसे बलि प्रथा ये प्रदर्शित होती हैं यहाँ पे प्राप्त साक्ष्यों से। यहाँ से प्राप्त स्वास्तिक चिन्ह वैष्णव धर्म को प्रदर्शित करता है। अब तो यहाँ से विष्णु की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से जो स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा ही होगा जो बनाया जाता है ज़्यादातर हिंदू धर्म में, तो ये जो है यहाँ से यहीं से प्राप्त हुआ है और इसे विष्णु का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस सभ्यता से विष्णु की कोई भी मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। विष्णु की मूर्ति क्या है, यहाँ से कोई भी मंदिर भी प्राप्त नहीं हुआ है कि यहाँ के लोग ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ के लोग हिंदू, मतलब प्रतीत तो होता है कि हिंदू सभ्यता से संबंधित होंगे, लेकिन ये लोग किसी मंदिर वगैरह में पूजा नहीं करते रहे होंगे, क्योंकि यहाँ से कोई भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सभ्यता के उत्खनन में शिवलिंग के नीचे गड़े ताबीज भी मिले हैं, जिनमें मतलब ताबीज जो थे वो पत्थर के थे, जिनके किनारे पर छेद थे। तो माना जा सकता है कि उसे गले में लटकाने के लिए ताबीज की तरह प्रयोग किया जाता होगा। शिवलिंग के नीचे इन्हें जो रखा जाता था या दबाया जाता था, उसका कारण रहा होगा कि ये लोग मानते रहे होंगे कि इसमें शिव जी की शक्तियों का आगमन होगा और जिससे कि इनके जो भी दुख कष्ट जो भी होंगे सब दूर होंगे, और यही विश्वास रहा होगा, इसीलिए इन्होंने शिवलिंग के नीचे इन्हें दबाते होंगे। मोहरों में मंत्रों के समान बने चिन्ह व यहाँ से प्राप्त हवन कुंड इनका तंत्र मंत्र में विश्वास भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि हवन कुंड भी प्राप्त हुए हैं और जो मोहरें हैं उन पे तंत्र मंत्र की समान जो लिपि मिली है, जो कि अभी पढ़ी नहीं गई है, उनसे प्रतीत होता है कि यहाँ के लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते होंगे। यहाँ पशुओं में कुबड़ वाला सांड व एक सींग वाला गेंडा व पक्षियों में फाख्ता पक्षी जो कि कोलारेड डॉव पूजनीय था। कोलारेड, ये जो फाख्ता पक्षी होता है वो आपने देखा हो कबूतर जैसा होता है, सफ़ेद कबूतर जैसा, जिसके गले पे एक कॉलर सा बना होता है ब्लैक या किसी कलर का, जो कि ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने बहुत अच्छा डिजाइन, मतलब सुंदर सा लगता है। तो वो फाख्ता पक्षी होता है, आप देखा होगा गांव वगैरह में या सिटी में भी देखा होगा कि ये पक्षी सामान्यतः मिल जाता है। अब हम जानेंगे यहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सामाजिक जीवन जो था किस प्रकार से मतलब यहाँ का था, तो इसे जानने के लिए हम देखते हैं समाज का वर्गीकरण किस प्रकार था। तो समाज का जो वर्गीकरण था, व्यवसाय के आधार पर समाज 4 वर्गों में विभक्त था, मतलब 4 वर्गों में बांटा गया था व्यवसाय के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। जैसे अब वर्तमान में जन्म के आधार पर जो हमारे वर्ग हैं वो निर्धारित हैं कि ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, इस प्रकार नहीं था। उस समय आप जो कार्य करते थे, जो आपका व्यवसाय था, उसके आधार पर आपको वर्ग मिलता था। तो 4 वर्ग जो थे वो थे व्यापारी, पुरोहित और शिल्पकार, श्रमिक। दूसरा है भोजन। भोजन में यहाँ दोनों ही प्रकार के लोग मिलते थे, शाकाहारी और मांसाहारी। अब शाकाहारी तो आप मांसाहारियों को आप आसानी से पता ही है आपको कि मांसाहार में क्या क्या आता है, मछली और बकरे, मुर्गी, ये सब मांसाहार में आता है। लेकिन जहाँ जो शाकाहारी भोजन था उसमें ये मुख्य रूप से गेहूँ, चावल, जौ तथा दालों को ग्रहण करते थे। मनोरंजन के साधन कुछ विशेष तो नहीं थे, तो ये लोग अपना मनोरंजन करने के लिए जुआ खेलते थे। जुए में पासा खेलते थे, पासा बहुत ही फेमस था, लोकप्रिय था। शिकार करते थे, नाच गाना व मछली पकड़ना आदि यही क्रियाएं करते थे अपना मनोरंजन हेतु। आभूषणों में ये सोने, चांदी, तांबे, हाथी दांत, मिट्टी व सीप के बने कड़े, कंठहार, भुजबंद, कर्णफूल आदि को पहनते थे। अब ये स्थिति के आधार पर इनका को ग्रहण करते थे। जैसे अगर उच्च वर्ग से या मतलब समृद्ध वर्ग के लोग हैं, जो अच्छे पैसे वाले या उच्च वर्ग के लोग हैं, वह सोने चांदी वगैरह के जो आभूषण थे उन्हें ग्रहण करते होंगे, और जो निम्न वर्ग के थे, जो ज़्यादा ही गरीब होते होंगे, वो मिट्टी, सीप, जो कि आसानी से सीप आप जानते हैं जो नदियों से प्राप्त हो जाते हैं, वो
उन्हें ग्रहण करते होंगे, मतलब उन्हें पहनते होंगे। तो आभूषण जो बने होते थे वो सोने चांदी तांबे हाथी दांत मिट्टी व शीप के बने होते थे। बर्तन में सोने चांदी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। अब इसे भी आप इसी प्रकार देख सकते हैं, जो समृद्ध वर्ग के होंगे वो सोने चांदी के बर्तनों में खाते रहे होंगे, और जो गरीब होंगे वो तांबे के या फिर मिट्टी के बने हुए बर्तनों में भोजन करते होंगे। यहाँ पे पर्दा प्रथा व वेश्यावृत्ति का भी प्रचलन था। जैसे आज के समय में स्त्रियां अपने से बड़ों या अन्य जो होते हैं जिन अपने से बड़े, उनके सामने जैसे पर्दा करती हैं, उसी प्रकार पर्दा प्रथा प्रचलित थी और वेश्यावृत्ति भी उस समय प्रचलित थी। अब जानते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वो किस प्रकार का था। तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, मतलब आर्थिक स्थिति जो किस आधार पे थी, तो ये मुख्य रूप से आपको जानते ही हैं ये नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पे व्यापार भी अच्छे स्तर पे होता था, लेकिन मुख्य जो व्यवसाय होता है, जो नींव होती है, वो कृषि ही होती है। आप सभी जानते हैं कि कृषि के बिना तो कुछ भी, कोई भी व्यापार या किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ संभव नहीं है, क्योंकि जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो हमें कृषि से ही प्राप्त होंगी। तो कृषि, यह सभ्यता कृषि, पशुपालन, व्यापार व उद्योग पर आधारित थी। अर्थात इस सभ्यता के लोग जीविकोपार्जन हेतु कृषि, पशुपालन, व्यापार व उद्योग किया करते थे। कपास की खेती सर्वप्रथम इसी सभ्यता के लोगों द्वारा की गई थी। मुख्य रूप से गेहूं व जौ की खेती यहाँ पे की जाती थी। इस सभ्यता के लोग अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज उगाते थे, मतलब इतने सक्षम थे कि जितनी उनकी आवश्यकता थी उससे अधिक अन्न को उगाते थे, और उसे आप जैसे कि प्राप्त हुए विशाल अन्नागार, उनमें इसे एकत्रित करते थे और फ्यूचर में यूज करते थे या व्यापार में यूज करते थे। पशुपालन में ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी दूध हेतु और सूअर, मुर्गी आदि का मांस हेतु व बैल, ऊंट का, हाथी का प्रयोग जो है यातायात, कृषि व माल ढोने के लिए इनको पालते रहे होंगे। कई पुस्तकों में लिखा है यह घोड़े से अपरिचित थे। कई पुस्तकों के द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है, कई में लिखा है कि यहाँ के लोग घोड़े से अपरिचित थे या घोड़े पालने का इन्हें कोई ज्ञान नहीं था। किंतु सूरकोटदा से मिले घोड़े के साक्ष्य व लोथल व रंगपुर से प्राप्त अश्व मृण मूर्तियाँ, मतलब मिट्टी की मृण मूर्तियाँ, अश्व की मतलब घोड़े की मिट्टी की जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं लोथल और रंगपुर से, यह दर्शाती हैं कि इन्हें घोड़े का ज्ञान था। घोड़ा भी शायद पाला जाता रहा होगा। अब जानते हैं व्यापार में यह वस्तु विनिमय करते थे, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु, या फिर एक दूसरी लोग जगह से अपने यहाँ पे कुछ चीज़ों को आयात और निर्यात भी करते थे। सिंधु सभ्यता की मोहरें व वस्तुएं पश्चिम एशिया व मिस्र से भी प्राप्त हुई हैं, जो यह दर्शाती हैं कि इनका व्यापारिक संबंध इन देशों से भी रहा होगा। ईरान से प्राप्त लेखों से सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा वस्तु विनिमय, मतलब उनसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना, इसके साक्ष्य मिले हैं। अब जानते हैं पतन के कारण। तो पतन के यहाँ के विद्वानों ने या खगोलवेत्ताओं ने बहुत सारे इसके कारण बताए हैं। भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत अपने अनुसार रखे हैं। तो जो सबसे सर्वमान्य जो मत है वह है बाढ़। जैसे कि आपने देखा होगा एक मूवी बनी थी ऋतिक रोशन की, मोहनजोदड़ो, उसमें दिखाया गया था कि अंत में बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का अंत हो जाता है। और बाढ़ का आप वर्तमान में देखें तो केदारनाथ में बादल फटने से जो बाढ़ आई थी उसने कितना ज़्यादा जो किया था, मतलब कितना ज़्यादा विनाश किया था, ये आपने देखा ही होगा न्यूज़ वगैरह में, अभी वर्तमान में कुछ ही समय पहले की बात है। दूसरा कारण है महामारी। तो कुछ विद्वानों का मानना है कि मलेरिया जैसी महामारी फैल गई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। मलेरिया के साक्ष्य भी मिले हैं कुछ लोगों में। प्राकृतिक आपदा, जैसे कि कोई भूकंप आ गया हो या कोई भी अन्य प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण यहाँ इस सभ्यता का अंत हुआ हो। अन्य और भी जो है दूसरा मत है आर्यों का आक्रमण। आर्यों उस समय इनके पश्चात जो सभ्यता जो उभरी वो थी आर्यों की सभ्यता। तो आर्यों का आक्रमण को भी कुछ विद्वान इसका कारण मानते हैं। नदियों का सूख जाना, नदियाँ सूख गई होंगी जिसके कारण यहाँ पे जो कृषि वगैरह सब कुछ व्यवस्थित नहीं हो पाया होगा
उपलब्ध नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण भी इसका पतन संभव था। नदियों का मार्ग परिवर्तन, पहले जो नदियां अपना समय समय पर मार्ग परिवर्तन करती रही हैं, तो यह भी माना गया है कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण भी इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। या व्यापार का पतन, व्यापार का पतन से मतलब व्यापार जो है नहीं हो पा रहा होगा इनका, ये कोई बहुत ही कम विद्वानों ने इसे माना है और इसको समर्थन दिया है, लेकिन इसे भी एक माना गया। लेकिन सबसे जो वैध है, जो सबसे ज़्यादा माना गया है, जिसे सबसे ज़्यादा विद्वानों ने मतलब अपनी सहमति दी है जिस पर, वो है बाढ़। और बाढ़ को ही इस सभ्यता का जो अंत का कारण या पतन का कारण माना गया है। पूर्ण रूप से कोई भी ठोस साक्ष्य प्राप्त नहीं है जिससे कि कह सकें कि इसके आधार पर इस सभ्यता का पतन हुआ था। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल।